आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के तीसरे लेक्चर पे आ गए हैं, जहाँ हम शुरुआती 2 लेक्चर में केमिकल रिएक्शन क्या होता है और सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे ऊपर वाला चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर ऑलरेडी देख चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के शुरुआती 2 वीडियो इस चैप्टर के देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आएगा तो आपको समझ में आएगा। हम सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला था चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, वो हम लोग देख चुके हैं, जिसमें मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया था, जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल, ये क्या है? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर का एग्जाम्पल है। क्यों? कैंडल जो होता है वो होता है सॉलिड स्टेट में। किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। और बर्न करता है मतलब चेंज होता है, उसके बाद ये किस स्टेट में? गैस का फॉर्मेशन करता है। तो सॉलिड से किस स्टेट में चेंज हो जाता है? गैस में। तो ये मैंने एग्जाम्पल कल दिया था। आज हम लोग को शुरू करना है इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए याद रखिएगा, जैसे कोई भी एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन होता है, कोई भी एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन होता है तो हमें हमेशा एक गैस निकलते हुए दिखती है, दिखती है। क्या याद रखना है कि मेटल एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो उसमें से गैस निकलते हुए हमें दिखता है, जिसको हम इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल के तौर पे याद रख सकते हैं। क्योंकि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें गैस निकलते हुए दिखता है। जैसे हमेशा इस केस में तो हाइड्रोजन ही दिखेगा, और भी बहुत से चेंज होते हैं जिसमें हमें गैस निकलते हुए दिखता है। हम कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कोई फिर HCl ले लिया जाए और इस बार दूसरा एसिड, तो ये हो जाएगा MgCl2 और फिर H2 गैस इसमें भी निकलेगा। तो ये हम सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। उसमें पहला था चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, वो कल के वीडियो में हो गया था पूरा, और आज इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में हमें ये सीखना है कि जहाँ कभी भी केमिकल चेंज होता है तो हमें बहुत से केस में ऐसा दिखेगा जहाँ पे हमें गैस निकलते हुए दिखेगा, और वो गैस कोई भी हो सकता है। जैसे हमारे दोनों एग्जाम्पल में जो गैस का एग्जाम्पल है वो हाइड्रोजन निकल रहा है, लेकिन NCERT के भी ज़्यादातर एग्जाम्पल में आपको हाइड्रोजन निकलते हुए ही दिखेगा, लेकिन हम और भी बहुत से एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो दूसरा वाला हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस। तीसरा है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का भी बहुत आसान सा एग्जाम्पल है। हम CuSO4 को समझते हैं। CuSO4 को बोला जाता है कॉपर सल्फेट। इसका कलर क्या होता है? ग्रीन। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ग्रीन। इसमें जब आयरन के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो ये हो जाता है FeSO4 प्लस Cu अलग हो जाता है। रिएक्शन कराना आप लोग आगे सीख जाएंगे। CuSO4 का रिएक्शन Fe के साथ होता है तो FeSO4 प्लस Cu बन जाता है। FeSO4 का जो कलर है वो हो जाता है, FeSO4 का कलर हो जाता है रेड कलर। कैसा हो जाता है? रेड कलर। तो जो पहले ग्रीन कलर का था वो अभी रेड कलर का हो गया। ग्रीन से किस कलर में चेंज हुआ? रेड में। ग्रीन से किस कलर में चेंज हुआ? रेड में। तो यहाँ पर भी केमिकल चेंज हो रहा है, क्योंकि दो मिलके एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और देखिए, हमें अलग अलग सिग्निफिकेंस याद रखना है। सबसे पहले चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर हो सकता है। जिस चेंज में चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर हो वो एक केमिकल चेंज है। जिस चेंज में इवोल्यूशन ऑफ गैस हो वो भी एक केमिकल चेंज है। जैसे एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा H2 गैस निकलता है, तो ये रिएक्शन हमेशा एक केमिकल रिएक्शन होता है। तीसरा चेंज इन कलर। कॉपर सल्फेट जो ग्रीन कलर का होता है वो आयरन के साथ रिएक्ट करके FeSO4 जो रेड कलर का होता है उसका फॉर्मेशन करता है। तो ग्रीन से रेड हो गया चेंज होने के दौरान, तो ये चेंज हमेशा केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल चेंज होगा। इसके बाद हमें अगला पढ़ना है सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, 4th नंबर, वो है चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर का तो एग्जाम्पल हमें डेली लाइफ में बहुत से ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे क्विक लाइम का हम
जब हम क्विकलाइम को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इस केस में ए लॉट ऑफ हीट इवॉल्व होता है, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी इवॉल्व होता है। ये सिंबल किस चीज़ को दिखाता है? इवॉल्व होना। इवॉल्व होना मतलब बाहर निकलता है। तो क्विकलाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी बाहर निकलता है। ये हम घर में देखे होंगे, इसको हम लोग चूना पानी भी बोल सकते हैं। चूना पानी के साथ मिलता है तब बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलता है, और ऐसे रिएक्शन में हमें पहले टेम्परेचर बढ़ते हुए दिख रहा है। तो चेंज इन टेम्परेचर का मतलब होता है या तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए या तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए, या तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए नहीं तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए। जब इंक्रीज होने का एग्जाम्पल तो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, क्विकलाइम और शुरू में कम टेम्परेचर होता है और पानी से मिलाने के बाद इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, किससे? रिएक्टेंट से। तो जब प्रोडक्ट का टेम्परेचर रिएक्टेंट से बढ़ जाए, इस केस में हीट बढ़ रहा है, और यदि प्रोडक्ट का टेम्परेचर रिएक्टेंट के टेम्परेचर से कम हो जाए तो हीट डिक्रीज कर रहा है। अब इसी बेसिस पे, इसको हम बाद में देखेंगे, पांचवा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसी बेसिस पे जो रिएक्शन होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो टेम्परेचर के बेसिस पे दो प्रकार के होते हैं। केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर के बेसिस पे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरा होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी इसको समझते, इसका डिफिनेशन भी देखा जाएगा। अभी जो हम पढ़े कि टेम्परेचर में दो प्रकार का चेंज आ सकता है, या तो इंक्रीज होगा नहीं तो डिक्रीज होगा। तो इसी दो प्रकार के चेंजों को नाम दे दिया गया है। जब प्रोडक्ट का टेम्परेचर रिएक्टेंट के टेम्परेचर से अधिक हो तो उस केस में हम उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं। एक्सो मीन्स इवॉल्व, थर्मिक मीन्स हीट रिएक्शन। दैट रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो? इवॉल्व हो। इवॉल्व मतलब बाहर निकले। इंडो मतलब होता है अंदर है, थर्मिक मतलब हीट, मतलब इंडो मतलब होता है इन्वॉल्व हीट। ऐसा रिएक्शन जिसे कराने के लिए हमें हीट चाहिए। तो अभी हम दो प्रकार का रिएक्शन देख रहे हैं। केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? जिसमें से हीट इवॉल्व होता है, और इंडोथर्मिक क्या होता है? जिसमें हीट इन्वॉल्व होता है। इसका एग्जाम्पल तो अभी हम लोग यही देखे हैं। देखिए, रिएक्शन होने के बाद हीट इवॉल्व हो रहा है, बाहर निकल रहा है। रिएक्शन होने के बाद हीट इवॉल्व हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक। और ऐसा रिएक्शन जिसे कराने के लिए हमें हीट देना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक। अभी एग्जाम्पल से हम सब देखेंगे, लेकिन अभी एक बार पूरा फिर से देखा जाए। हम सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना शुरू किए थे पिछले वीडियो से। अभी हमने सबसे पहले समझा कि जहाँ भी केमिकल चेंज होता है वहाँ पे हमें चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर देखने को मिलता है। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल सॉलिड स्टेट में रहता है और वो किस स्टेट में हो जाता है? गैस स्टेट में। कैंडल सॉलिड स्टेट में होता है और बर्न होने के बाद चेंज होता है और वो हो किस केस में हो जाता है? तो गैस स्टेट में। ये हमें दिखा रहा है कि सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। जब हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनते वक्त स्टेट चेंज हो जाए तो वो होता है केमिकल रिएक्शन। दूसरा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जब कभी भी चेंज हो और हमें गैस इवॉल्व होते हुए दिखे, मतलब गैस निकलते हुए दिखे, तो इसे हम, ये भी केमिकल रिएक्शन के अंदर आता है। ये भी केमिकल रिएक्शन का प्रॉपर्टी है। जैसे एसिड
मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो जो भी मेटल और एसिड के बीच का रिएक्शन होता है हमेशा एक कौन सा रिएक्शन होता है? केमिकल रिएक्शन। फिर हमने तीसरा पढ़ा कि चेंज इन कलर, चेंज इन कलर के आधार पे, चेंज इन कलर भी जिस रिएक्शन में हो, जिस चेंज में चेंज इन कलर होते हुए हमें दिख जाए वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन। जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4 आयरन के साथ रिएक्ट करके फेरस सल्फेट बनाता है। कॉपर सल्फेट ग्रीन कलर का होता है और फेरस सल्फेट रेड कलर का होता है। तो ये रिएक्शन होते दौरान कलर चेंज हो गया, तो ऐसा चेंज जिसमें कलर चेंज हो जाए तो वो चेंज हमको क्या बोल सकते हैं हम उसको? केमिकल चेंज। ये चेंज कौन सा है? केमिकल चेंज है। एक बार फिर से, वो चेंज जिसमें रिएक्टेंट का कलर चेंज होकर प्रोडक्ट में दूसरा हो जाए, वो चेंज जिसमें रिएक्टेंट का कलर चेंज होकर प्रोडक्ट में दूसरा हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। फिर हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन का एक प्रॉपर्टी है चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर, अच्छा किसी भी चीज में चेंज आएगा तो होगा क्या? या तो मेरी इनकम बढ़ेगी नहीं तो घटेगी। मैं बोलूं इनकम में चेंज आया तो या तो मेरी इनकम बढ़ेगी नहीं तो घटेगी। उसी तरह टेम्परेचर में चेंज आया है तो क्या होगा? या तो बढ़ेगा नहीं तो घटेगा। मतलब शुरू में कुछ और होगा और बाद में कुछ और होगा। जैसे हम ये शुरू में जो रिएक्टेंट होते हैं और जो फाइनल बनता है उसे क्या बोलते हैं केमिकल रिएक्शन में? प्रोडक्ट। तो ये हो सकता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान या तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान या तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा नहीं तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। चेंज का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज या तो इंक्रीज करे नहीं तो डिक्रीज करे। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल हमने देखा जब क्विकलाइम को वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो वो हीट एनर्जी को इवॉल्व करता है। हीट एनर्जी को इवॉल्व करता है। हीट एनर्जी इवॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि इस केस में टेम्परेचर जो होता है, जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर गया। तो केमिकल रिएक्शन को इसी बेसिस पे दो हिस्से में बांट दिया गया है। पहला एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा इंडोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर निकले, इवॉल्व। एक्सो मतलब बाहर निकले, इवॉल्व हो। क्या चीज? थर्मिक मतलब हीट। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो उसे क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो उसे क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। और ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट इन्वॉल्व हो मतलब उसे कराने के लिए हीट चाहिए उसे क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक। अब हम इसको डिटेल में देखा जाए। अभी आप लोग इतना पहले नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक को बारी बारी अब डिफिनेशन के साथ देखा जाए। जो अभी तक हम समझे हैं बस उसी को स्टेटमेंट बना के लिख देने पर वो एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक कंप्लीट हो जाएगा। एक्सोथर्मिक अभी हमने समझा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? तो हमने समझा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है उससे अधिक टेम्परेचर किसका हो जाता है? प्रोडक्ट का। तो हम लिख सकते हैं दैट रिएक्शन इन विच हीट इज heat are evolved from after the reaction. That reaction in which heat is evolved after the reaction is called as exothermic reaction. That reaction in which heat is evolved, that reaction in which heat are evolved after reaction is called as एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें से हीट अंत में बाहर निकले। अच्छा, केमिकल रिएक्शन कब होगा? जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो चेंज होने के दौरान जब हीट बाहर निकले तो वो क्या है? एक्सोथर्मिक। इसका एग्जाम्पल वही सिंपल सा क्विकलाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है। क्विकलाइम का वाटर के साथ मिलना ये एक एक्सोथर्मिक है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें जो कंटेनर होता है उसको टच करने पर पता लगता है
ये हम डेली लाइफ में घर पे कितनी बार देखे होंगे और कर भी सकते हैं कि क्विकलाइम को पानी में मिलाने पर जो कंटेनर होता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। जो कंटेनर होता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये आपने अपने घर पे बहुत बार देखा होगा। जब घर के दीवार का पेंटिंग करना होता है तो पहले क्विकलाइम को उस पर लेयर्ड किया जाता है। लेयर्ड करते वक्त क्विकलाइम को हम वाटर में मिलाते हैं, जिसके बाद कंटेनर का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। कंटेनर का टेम्परेचर इंक्रीज क्यों करता है? क्योंकि जो ये रिएक्शन हुआ क्विकलाइम और वाटर के बीच में, ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसके बाद कंटेनर का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अब तो परेशानी नहीं होना चाहिए। एक बार फाइनल कंक्लूजन, एक्सो मतलब बाहर निकले, थर्मिक मतलब हीट। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हीट बाहर निकले, दैट रिएक्शन इन विच हीट आर इवॉल्व्ड आफ्टर रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्विकलाइम प्लस H2। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लिए जाए तो एक ही एग्जाम्पल बहुत इजी हो जाएगा। दूसरा, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड और रेस्पायरेशन ऑफ फूड। रेस्पायरेशन ऑफ फूड, रेस्पायरेशन एक प्रोसेस होती है, बायो के आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें एनर्जी देता है। हमें एनर्जी देता है किस फॉर्म में? या तो एटीपी में, नहीं तो एडीपी में। जो ग्लूकोज होता है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें एनर्जी देता है, या तो एटीपी में नहीं तो एडीपी में। तो इसमें भी जब रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो क्या हमें हो रहा है? जो एनर्जी है, एनर्जी भी है, वो भी एक, हम इसको टेम्परेचर से कंपैरिजन कर सकते हैं। टेम्परेचर भी एक प्रकार की एनर्जी ही है। तो जो एनर्जी है, या ये बोल दे कि टेम्परेचर है, वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो अभी हमने एक्सोथर्मिक क्या पढ़ा? जिसमें टेम्परेचर या एनर्जी इंक्रीज करे, तो ये हमारे शरीर में, ये कहाँ होती है? हमारे शरीर में प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो क्विकलाइम का वाटर के साथ मिलना भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और रेस्पायरेशन होना शरीर में, हमारा जो ग्लूकोज शरीर में प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया में और हमें एनर्जी देता है। तो इसमें हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में एनर्जी बाहर निकल रहा है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो उम्मीद है एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ में आया होगा। अगला जो नेक्स्ट है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। सेम इसी तरह एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, that reaction in which heat are absorbed or required to complete the reaction is called as endothermic रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें हमें हीट एब्जॉर्ब हो, मतलब वही अंदर स्टार्ट करने के लिए लगे, रिक्वायर्ड हमें चाहिए, इसमें हीट निकलेगा नहीं, उल्टा हमें रिएक्शन कराने के लिए हीट चाहिए। रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए हमें हीट एनर्जी या किसी भी फॉर्म में एनर्जी लेना पड़ जाए, वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। ऐसा रिएक्शन जिसमें हमें हीट एब्जॉर्ब करना हो, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व हो रहा था और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होता है। हमें हीट चाहिए। तो एक लास्ट टाइम एंडोथर्मिक का डेफिनेशन फिर से, दैट रिएक्शन इन विच हीट आर एब्जॉर्ब और रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन, दैट रिएक्शन इन विच हीट आर एब्जॉर्ब और रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट की आवश्यकता पड़े, हीट की जरूरत हो, किसके लिए? रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं?
इंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे अब इंडोथर्मिक का एग्जाम्पल देखा जाए तो इसका बहुत इजी एग्जाम्पल है कि N2 किस स्टेट में रहता है, गैस स्टेट में, O2 के साथ रिएक्ट करता है और NO का फॉर्मेशन करता है। NO क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो N2 O2 के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पे 2 में लगा दे रहा हूँ, आपको बुक में देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे कि बुक में अलग रिएक्शन है, मैंने अलग बताया। लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ जाएंगे 1 2 कहाँ से आता है। तो N2 O2 के साथ रिएक्ट करता है तो उसका जो ये प्रोडक्ट बनता है, तो हम ये देखते हैं जिस कंटेनर में इस रिएक्शन को कराया जाता है, मतलब जिस कंटेनर में ये रिएक्टेंट को रखा जाता है, उस कंटेनर का प्रोडक्ट बनते बनते जो टेम्परेचर होता है, ये जो बना है इसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बनते बनते जो टेम्परेचर होता है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। ये हमें पता कैसे लगता है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हमें पता कैसे लगता है, क्योंकि वो कंटेनर जैसे जैसे रिएक्शन होता है कंटेनर बिकम्स कूलर, समय के साथ क्या होता जाता है, ठंडा होता जाता है। कंप्लीट रिएक्शन होते होते बहुत ठंडा हो जाता है, जो हमें दिखा रहा है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हम यहाँ से ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि टेम्परेचर के मामले में जो रिएक्टेंट होता है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, अधिक होता है। किससे, प्रोडक्ट से। जो रिएक्टेंट का होता है वो अधिक होता है किससे, प्रोडक्ट से। तो हम ये भी बोल सकते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट का टेम्परेचर अधिक हो प्रोडक्ट से, उसे क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक। और अब इसका एक और एग्जांपल ले लिया जाए, एक एग्जांपल से समझ में तो आ गया होगा, एक और क्लियरिटी आ जाएगा। एक बहुत इजी एग्जांपल BaCl2 बैरियम क्लोराइड, इसे जब सनलाइट के एक्सपोज किया जाता है सनलाइट के अंदर, तो ये Ba और Cl2 में टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ऐसे रिएक्शन को डिकम्पोज रिएक्शन कहते हैं, लेकिन उसके बारे में अभी नहीं पढ़ना है। तो बैरियम क्लोराइड रिएक्शन कराने के लिए सनलाइट लिया, तो जिस रिएक्शन में हमें एनर्जी लेना पड़ जाए, जिस रिएक्शन में हमें एनर्जी की जरूरत पड़ जाए, क्या पड़ जाए, जरूरत पड़ जाए, उसे क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में हमें एनर्जी की जरूरत पड़ जाए उसे क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चन है। होमवर्क क्वेश्चन ये है कि आपको पता करना है, बुक पढ़िएगा, कहीं से भी पता कीजिएगा और समझिए। मैं ये बोल दे रहा हूँ कि फोटोसिंथेसिस क्या है, एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है, इंडोथर्मिक। फोटोसिंथेसिस क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको ये घर पे होमवर्क इतना पढ़ने के बाद सोचिए कैसे फोटोसिंथेसिस एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है। आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा, सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन में एक हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। बाकी सभी केवल फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट छोड़ के हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने पढ़ा पहले चेंज इन कलर, फिर पढ़ा हमने चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में हमने पढ़ा 2 प्रकार का रिएक्शन के, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, दोनों कंप्लीट हो गया, बस एक फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बच रहा है। और आज आपके लिए घर से कितना पढ़ने के बाद आप सोचिए, इतना पढ़ने के बाद आप खुद से सोचिए कि फोटोसिंथेसिस कैसे एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है। मिलता है आपसे अगले वीडियो में।